देखा कि शेन हाओमिंग एक लड़की से बातें कर रहा था। उसके दिल में हल्की बेचैनी उठी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। बस चुपचाप अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज करके घर आने को कहा। जब फांग लेई को पता चला कि शेन हाओमिंग की शादी होने वाली है, तो वह हैरान रह गई। शू यान जानबूझकर उसके पास गई और कहा कि वह और हाओमिंग जल्द ही शादी करने वाले हैं, ताकि वह फांग लेई की प्रतिक्रिया देख सके। फांग लेई भी कोई कम नहीं थी। उसे महसूस हुआ कि सामने वाली बार बार शादी का जिक्र करके उसे चिढ़ाने की कोशिश कर रही है। फिर भी शू यान ने उसे डिनर पर बुलाया और वह मान गई। डिनर के दौरान फांग लेई ने बताया कि वह और हाओमिंग बचपन से दोस्त हैं और पहली बार 16 साल की उम्र में मिले थे। आखिरकार शू यान की शादी हो गई, लेकिन उसे डर था कि जिन क्लासमेट के माता-पिता को उसने अपने माता-पिता बनाकर बुलाया था, उनकी असली पहचान खुल जाएगी। और सचमुच, वे शादी में पहुंच गए। शू यान चाहती थी कि वे जल्दी निकल जाए, मगर उसके ससुराल वालों ने खुद उन्हें टोस्ट करने के लिए बुला लिया। बातचीत में दोनों परिवारों की बातें जम गईं। शू यान लगातार घबराई हुई इधर-उधर देखती रही। उसे लगा अब सच सामने आने ही वाला है। उसने जल्दी से अपने लोगों को इशारा किया कि वे जानबूझकर वाइन गिरा दें, ताकि सहपाठी के माता-पिता को बहाने से वहां से भेजा जा सके। शादी उसके लिए बहुत थकाने वाली और जोखिम भरी साबित हो रही थी। फांग लेई ने शेन हाओमिंग को मिलने के लिए बुलाया और धमकी दी कि अगर वह नहीं आया तो वह खुद को नुकसान पहुंचा लेगी। हाओमिंग ने उसे पुरानी दोस्त समझकर बुलावे पर ध्यान दिया। जब उसने देखा कि शू यान सो चुकी है, तो सोचा थोड़ी देर के लिए बाहर जाना ठीक रहेगा। शू यान ने पति और उस लड़की के बीच का अजीब सा रिश्ता देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। बाद में जब उसने देखा कि हाओमिंग ने उसे ठुकरा दिया, तो उसके दिल को सुकून मिला। इसके बाद हाओमिंग अपनी नानी से मिलने गया। नानी ने उसे बहुत प्यार से अपनाया और हाओमिंग को दिल से अच्छा लगा। वह अपनी पत्नी के बारे में और जानना चाहता था, लेकिन शू यान ने बात बदलकर उसे वहां से ले लिया। नानी ने शू यान से कहा कि उसके असली पिता के ब्रेन में गंभीर ट्यूमर है। भले ही वह पिता अच्छा इंसान नहीं था, लेकिन बीमारी के समय उसे मिलना ही सही होगा। शू यान ने कोई पक्का जवाब नहीं दिया। अगले दिन सुबह हाओमिंग जल्दी उठ गया और देखा कि नानी भी तैयार थी। उन्होंने उसे सुबह की मंडी चलने का न्योता दिया और वह खुशी खुशी मान गया। मंडी में नानी लगातार हाओमिंग की तारीफ करती रहीं, कहती रहीं कि शू यान हमेशा उसकी अच्छाई के बारे में बताती थी। हाओमिंग का दिल खुश हो गया। लेकिन जब नानी ने कहा कि उसकी पत्नी की कुछ आदतें ठीक नहीं है और उसे बदलनी होंगी, तो उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शू यान का दिल आखिरकार पिघल गया। उसने चुपचाप अपने पिता के इलाज के लिए पैसे दिए और अपनी बहन के लिए कुछ दहेज का सामान भी तैयार किया। शू यान ने हाओमिंग को अपने शहर के अलग अलग जगहें दिखाईं। हाओमिंग को यह जगह बहुत पसंद आई। उसे लगा कि यहाँ की खुली हवा और शांति शू यान के लिए ऑफिस बनाने के लिए बिल्कुल सही है। जब शू यान चुप रही, तो हाओमिंग ने कहा कि वह उसकी पत्नी है और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करना उसका फर्ज है। घर में बच्चों की ऊंचाई नापने के निशान देखकर हाओमिंग को अपना बचपन याद आया। वहीं शू यान को याद आया कि बचपन में उसके परिवार ने हमेशा उसकी बहन की ऊंचाई नापी थी, उसकी कभी नहीं। तभी हाओमिंग ने शू यान की लिपस्टिक निकालकर उसकी हाइट नापी। यह देख शू यान बहुत इमोशनल हो गई। उसे लगा कि बचपन के अधूरे सपने अब उसके पति पूरे कर रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में गहराई से देखा और उस पल उनके बीच का रिश्ता और भी गहरा हो गया। कियाओ लिन मेकअप काउंटर पर काम कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार यू यीमिंग की ओर चला जाता। तभी एक चिड़चिड़ी कस्टमर ने उसे परेशान कर दिया। वह ग्राहक हफ्ते भर से अलग अलग प्रोडक्ट आजमा रही थी, लेकिन खरीदती कुछ नहीं थी। रोज शाम 5 बजे आकर फ्री मेकअप कर जाती। कियाओ लिन ने सख्ती से कहा कि नया नोटिस लगा है, सिर्फ हफ्ते में 6 बार ट्रायल। ग्राहक ने लापरवाही से कंधे उचका दिए और बोली कि अगर उसे रोका गया तो शिकायत कर देगी।
उसके बाद कियाओ लिन ने माँ को फोन किया और उन्हें भरोसा दिलाया कि वह ठीक है, पैसे भी घर भेज रही है। माँ उसकी सेहत को लेकर चिंतित थी। उसी शाम उसने अपनी रूममेट गुआन गुआन को कुछ नए मेकअप सैंपल दिए और कहा कि इन्हें घर पर इस्तेमाल करे, काम पर आकर बार बार न मांगे। कुछ दिन बाद गोदाम में अकेले काम करते वक्त कियाओ लिन पर ऊपर से सामान गिर गया और वह घायल हो गई। मैनेजर झांग उस समय फोन पर था। उसने जल्दबाजी में उसे अस्पताल जाने को कहा। गुआन गुआन को बहुत चिंता हुई और उसने उसके लिए स्पेशलिस्ट अपॉइंटमेंट बुक किया। कियाओ लिन हैरान रह गई जब देखा कि डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि यू यीमिंग था। उसे पहचानकर दोनों के बीच अजीब सा पल बना। यू यीमिंग ने तुरंत उसका उतरा हुआ कंधा सही किया और चेतावनी दी कि 3 महीने तक भारी सामान न उठाए, वरना फिर से चोट लग सकती है। कियाओ लिन ने मजाक में कहा कि फॉलोअप विजिट फ्री होंगी ना। फिर यू यीमिंग ने उसकी बहन कियाओ यान के बारे में पूछा। तभी फ्लैशबैक दिखा कि हाई स्कूल में उसने कियाओ यान से अपने प्यार का इजहार किया था, लेकिन उसने पढ़ाई का बहाना देकर उसे ठुकरा दिया था। वर्तमान में लौटते हुए उसने कियाओ लिन से बहन का नंबर मांगा। कियाओ लिन ने बताया कि अब उसका नाम शू यान है और वह काम में बहुत बिजी है। तभी शू यान वहां आ गई। यू यीमिंग ने उससे हालचाल पूछा तो उसने बताया पिछले महीने ही शादी की है। उसे लगा अब कियाओ लिन अपनी बहन के साथ सुरक्षित है, तो वह चला गया। शू यान ने बहन का छोटा सा साझा अपार्टमेंट देखा, जिसमें न प्राइवेट बाथरूम था न ठीक से फर्नीचर। उसने बिना पूछे सामने वाले कमरे को खाली करवाकर मूवर्स बुला लिए। कियाओ लिन भड़क गई और बोली कि उसे किसी पर बोझ नहीं बनना, चाहे मर भी जाए तो उसकी बहन की जिम्मेदारी नहीं। शू यान ने समझाया कि बचपन में जब वह उसे बचाती थी, तब से उसका एहसान है जिसे चुकाना चाहती है। लेकिन कियाओ लिन टस से मस नहीं हुई। तभी शू यान ने कैजुअली कहा कि नए अपार्टमेंट का पड़ोसी यू यीमिंग होगा। बस कियाओ लिन तुरंत मान गई और खुद मूवर्स की मदद करने लगी। अगली सुबह यू यीमिंग नाश्ता लेकर आया। अब कियाओ लिन और उसके बीच नजदीकी बढ़ने लगी। दूसरी तरफ लिन ताओ के माता-पिता ने उसे बताया कि कियाओ लिन के घरवालों ने एक दुकान खरीदी है, नाई की दुकान खोलने के लिए। उनका शक था कि ये पैसे उसी शादी के तोहफे से आए हैं जो उसने दिया था। गुस्से में लिन ताओ ने कियाओ लिन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसने उसके मैसेज और कॉल ब्लॉक कर दिए थे। हारकर वह सीधे जिंगझो पहुंच गया और शू यान के ऑफिस में घुसने की कोशिश की। उसने पहले कियाओ यान, फिर शू यान का नाम लिया और खुद को उसका जीजा बताया। लेकिन गार्ड ने एंट्री नहीं दी। वह किसी तरह अंदर घुसा और शू यान को यू यीमिंग के साथ बात करते देखा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा कि शू यान ने चालाकी से कियाओ लिन को यू यीमिंग के पड़ोस में शिफ्ट कराया है और दोनों बहनें मिलकर उसे धोखा दे रही हैं। शू यान ने समझाने की कोशिश की कि अब उसका कियाओ लिन से कोई संबंध नहीं, लेकिन लिन ताओ अड़ा रहा कि उसने कभी रिश्ता खत्म माना ही नहीं और उनका परिवार उसका दिया दहेज रख चुका है। जब शू यान ने पैसे लौटाने की पेशकश की तो उसने मना कर दिया और कहा कि उसे पैसे नहीं, कियाओ लिन चाहिए। उसने धमकी दी कि अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो वह शू यान का अतीत उजागर कर देगा और उसके ससुराल वालों को सब सच बता देगा। शू यान ने कियाओ लिन को समझाया कि उससे आमना सामना न करे। उसने कहा कि वह खुद दहेज के पैसे लौटा देगी, ताकि मामला न बिगड़े और उसकी नौकरी व शादी पर असर न पड़े। शू यान ने उसके लिए कपड़े छोड़ दिए, एक छोटा सा ख्याल जताते हुए। उधर शेन हाओमिंग ने अपने असिस्टेंट को लिन ताओ की जांच करने को कहा। उसने सुनिश्चित किया कि लिन ताओ को कंपनी से छुट्टी न मिले और काम में उलझा दिया जाए, ताकि वह जिंगझो न आ सके। उस शाम शू यान और हाओमिंग ने मिलकर खाना बनाया। शू यान ने झींगा भरे आलू के चिप्स बनाए और हाओमिंग ने अपना सीक्रेट कॉड फिश रेसिपी बनाई। दोनों हंसते खेलते रहे, लेकिन शू यान ने महसूस किया कि हाओमिंग अंदर से तनाव में है। असल में उसका तनाव एक संभावित बिजनेस पार्टनर मिस्टर हुआंग की वजह से था, जिसने उसे सिर्फ पिता का वारिस
कहकर हल्के में लिया था। शू यान ने उसे दिलासा दिया कि वह उसकी मुश्किलों और चिंताओं को साझा करना चाहती है, न कि उनसे दूर रहना। फिर उसने चुपचाप अपनी जान पहचान वाली मेलिंग से मिस्टर हुआंग के बारे में जानकारी निकाली। मेलिंग ने बताया कि मिस्टर हुआंग बेहद मुश्किल इंसान है, लेकिन अपनी दिवंगत पत्नी से बहुत प्यार करते थे। उनकी पत्नी एक गंभीर बीमारी से गुजर गई थी। आज भी वह अपनी सास यू शुफेन का ख्याल रखते हैं, जो अल्जाइमर की आखिरी अवस्था में है और खुद नर्सिंग होम में रह रही हैं। शू यान ने नर्सिंग होम में जाकर सामान दान करने का बहाना बनाया और यू शुफेन से मिलने की इजाजत मांगी। डायरेक्टर हान ने चेताया कि उनकी हालत के कारण वे अक्सर चिड़चिड़ी हो जाती हैं। शू यान ने देखा कि यू शुफिन मिट्टी से सब्जी बॉल्स बना रही थी, मानो वह अपनी बेटी के लिए खाना बना रही हों। यह देख शू यान भावुक हो गई और तुरंत अपनी दादी को फोन किया ताकि उनसे असली सब्जी बॉल्स की रेसिपी सीख सके। फोन पर उसने मजाक किया कि दादी अब तक जिंगजो मिलने क्यों नहीं आई। दादी हंसकर बोली कि वह तो महजों खेलकर दिमाग तेज रख रही हैं। उन्होंने धीरे धीरे रेसिपी बताई और शू यान को उसकी पुरानी अधीरता और भूलने की आदत याद दिलाकर छेड़ा। आखिरकार वेजिटेबल पैलेट्स बना लिए। जनरल मैनेजर हुआंग की मां ने उसे थोड़ा अजीब पाया, कभी दादी कहकर बुलाती, कभी केक देती, लेकिन उसी वक्त वे अपने हाथों में मिट्टी के गोले बनाने में मग्न थी। शू यान ने उन्हें बताया कि उसकी नानी भी बॉर्डर वॉरियर थी, जिन्होंने सीमाओं की रक्षा की थी। जब शू यान ने अपने आने का कारण बताया, तो बुजुर्ग औरत भावुक होकर उसे मारने तक आ गई। मगर जैसे ही शू यान ने वेजिटेबल पैलेट्स का जिक्र किया, वो तुरंत अपने 10 मिट्टी के गोले लेकर बैठ गईं और एक एक करके गिनने लगी। यह देखकर शू यान को लगा कि वह सचमुच बहुत दयनीय स्थिति में है। शू यान ने उन्हें अपने बनाए पैलेट्स दिखाए, केक खिलाया और पूरा समय उनके साथ बिताया। वह महिला बेहद खुश हुई। दवा खाने में झिझक न करें, इसलिए शू यान ने खुद दवा खाने का नाटक किया। कभी कभी उनका दिमाग भटकता था, मगर दिल से वो समझ रही थी कि यह लड़की उनकी सच्ची परवाह कर रही है। शू यान ने उनके बाल धोए और उसे अपनी नानी की याद आ गई, कैसे नानी धीरे धीरे सो जाती थी जब वह उनके बाल धोती थी। बुजुर्ग महिला को यह बेहद अच्छा लगा। बाल धोते धोते अचानक वह औरत रोने लगी। कभी शू यान को बेटी कहती, कभी अपने पैलेट्स संभाल कर कहती, इन्हें गरम करके खाना और अपना ख्याल रखना। उन साधारण पैलेट्स में उनका सारा प्यार छिपा था। हुआंग ने जब देखा कि उसकी माँ इतने सालों बाद इतनी खुश है, तो वह गहराई से प्रभावित हुआ। उसने शू यान को देखकर माना कि शेन हाओमिंग ने सचमुच बहुत अच्छी और नेक इंसान से शादी की है। उस दिन उसने कहा कि वह सिर्फ गोल्फ खेलेगा, काम की बात नहीं करेगा। इस मौके का फायदा उठाकर शेन हाओमिंग ने अपनी काबिलियत दिखा दी। हुआंग ने भी अपना पुराना तंज वापस ले लिया और उसे प्रिंसलिंग कहना बंद कर दिया। इधर सुन सिवेई को खबर मिली कि एक औरत ने 3 आदमियों से शादी के नाम पर धोखा किया और दहेज ऐंठ कर पुलिस द्वारा पकड़ी गई। तस्वीर देखकर उसे हैरानी हुई, क्योंकि उसमें शू यान के माता पिता भी दिख रहे थे। उसे अजीब लगा, क्योंकि शू यान ने अब तक केवल अपनी नानी का ही जिक्र किया था। फिर अचानक यह पिता विदेश में कहाँ से आ गया? उसने चुपके से शू यान की शादी की तस्वीरें देखीं और गांव लियांगजे को ब्लैकमेल कर अपने साथ मिला लिया। फिर उसने शू यान से साफ कहा कि वह एक ऐसा एक्सपोज प्रोग्राम बनाएगी जिससे उसकी छवि बर्बाद हो जाएगी। उसी वक्त शू यान एक न्यूज एंकर प्रोग्राम की रेस में थी। सुन सिवेई ने उसे ऑडियंस बनाकर वहां बुलाया और एक नकली पिता भी ले आई। शू यान समझ गई कि उसकी दुश्मन उसी का इंतजार कर रही थी। दोनों सालों से प्रतिद्वंद्वी थी और एक दूसरे की हर चाल जानती थी। नकली पिता को देखकर शू यान हड़बड़ा गई और सुन सिवेई ने सबके सामने उस पर तेज सवालों की बौछार शुरू कर दी। दर्शक भी आपस में फुसफुसाने लगे, दोनों सच में मिलते जुलते हैं। देखते देखते शू यान पर शक होने लगा और सबकी नजरें उसी पर टिक गईं।
सुन सिवेई अपनी चाल पर खुश होकर मान बैठी कि उसने शुयान को पूरी तरह फंसा लिया है। लेकिन अचानक हालात पलट गए। वह नकली पिता अपना मन बदल बैठा। उसने चश्मा उतारा और कहा कि हाँ, चेहरा मिलता है, लेकिन यह सब बस एक काम था। कुछ बड़े घरानों के लिए कभी कभी उसे दिखावे के लिए बुलाया जाता है, और बाकी शादी वाले धोखे में शामिल लोग थे। उसने साफ कह दिया कि वह शुयान को जानता तक नहीं, और यह उनकी पहली मुलाकात है। सुन सिवेई गुस्से से पागल हो गई। उसे लगा दोनों ने मिलकर उसे धोखा दिया है। शुयान ने सीधे उसके चेहरे पर पानी फेंका और वहां से निकल गई। असल में शुयान पहले से जानती थी कि यह दिन आने वाला है। उसने पहले ही उस नकली पिता के साथ प्लान बना लिया था। सुन सिवेई को उम्मीद नहीं थी कि उसका दांव उसी पर उल्टा पड़ेगा और डायरेक्टर उसे ही सस्पेंड कर देगा। बाद में शुयान ने सुन सिवेई से मुलाकात की। सुन सिवेई गुस्से में भरी थी। उसे लगा कि शुयान एक चालाक लड़की है जो किसी भी हद तक जा सकती है। तभी शेन हाओमिंग आया और शुयान ने जानबूझकर सुन सिवेई को भड़काया ताकि वह उस पर हाथ उठा दे। नतीजा यह हुआ कि सुन सिवेई को शेन हाओमिंग ने तुरंत सस्पेंड कर दिया। शुयान का न्यूज एंकर के रूप में करियर लगातार बढ़ रहा था। उसने हाल ही में ग्लोबल मार्केट्स पर एक सेगमेंट एंकर किया, जिसमें उसने नस्दाक के रिकॉर्ड हाई का जिक्र किया। उसके सहयोगी उसकी स्थिर प्रस्तुति और न्यूज प्रोग्राम के लिए फिट होने की तारीफ कर रहे थे। शुयान के ससुराल वाले यू लान और उनके पति शेन हाओमिंग के साथ उसकी सफलता का जश्न मना रहे थे और उसे एक रूबी नेकलेस उपहार में दिया। उन्होंने कहा कि यह नेकलेस उसकी स्क्रीन पर नई इमेज के साथ बहुत सूट करेगा। शेन हाओमिंग ने मजाक में कहा कि उन्हें सिर्फ बैग खरीदना आता है, जो यहाँ बेकार था। बाद में शेन हाओमिंग का छोटा भाई अगले शनिवार को अपनी राइडिंग क्लास में घोड़ा बदलने के लिए हाओमिंग को साथ लेने के लिए कहा। लेकिन यू लान ने तुरंत हस्तक्षेप किया, बताया कि हाओमिंग उस दिन डायरेक्टर वू के साथ मीटिंग में है। हाओचेन ने खुद को अनदेखा महसूस किया और नाराज होकर मुंह फुला लिया। टेंशन देखकर शुयान ने खुद हाओचेन के साथ जाने की पेशकश की, लेकिन यू लान ने उसे रिजेक्ट कर दिया, उसकी घोड़े बदलने की विशेषज्ञता पर सवाल उठाते हुए। फिर यू लान ने शुयान से रूबी इयररिंग्स पहनने को कहा। थोड़ी देर बाद यू लान को हाओचेन के टीचर का मैसेज मिला कि पीई क्लास में हाओचेन फिर से झगड़ा कर बैठा और किसी छात्र को चोट पहुंची, जिसके माता-पिता स्कूल में कार्रवाई की मांग कर रहे थे। यू लान परेशान हो गई, क्योंकि हाओचेन का बदमाशाना व्यवहार लगातार बढ़ रहा था और उनका खुद का शेड्यूल भी व्यस्त था। उन्होंने शुयान को हाओचेन के स्कूल मामलों में जिम्मेदार ठहराया और कहा कि अब शेन हाओमिंग की पत्नी होने के नाते वह हाओचेन की देखभाल करें। शुयान पहली बार ऐसे अनुभव में हिचकिचाई, लेकिन यू लान ने कहा कि बस माफी मांगना और जिम्मेदारी स्वीकार करना काफी है। शुयान को टीचर का डायरेक्ट मैसेज आया कि चोटिल बच्चे के माता-पिता स्कूल ऑफिस में इंतजार कर रहे हैं। स्कूल पहुंचकर उसने चुप हाओचेन से बात की और बताया कि दूसरे माता-पिता केस दर्ज नहीं कर रहे, लेकिन उसे अपने व्यवहार पर चर्चा करनी होगी। घर लौटकर यू लान और शेन हाओमिंग के पिता ने सोचा कि हाओचेन को विदेश भेज दे, क्योंकि उसका गुस्सा संभाल से बाहर है। शुयान ने तर्क दिया कि हाओचेन केवल 12 साल का है और बिना परिवार की देखभाल के भटक सकता है, लेकिन यू लान ने कहा कि इससे उसे कड़ा होना सीखने का मौका मिलेगा। शेन हाओमिंग ने सुझाव दिया कि पहले हाओचेन की राय ले। यू लान ने हाओमिंग को दोषी ठहराया कि उसने अपने छोटे भाई को बिगाड़ा है। असल में हाओचेन यह सब सुन रहा था जब वह स्कूल जल्दी से निकल रहा था। हाओचेन ने शुयान को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि उसने सबको अपने पक्ष में कर लिया ताकि उसे विदेश भेजा जा सके। शुयान ने हल्के व्यंग्य में कहा कि हाँ, उसने सबको अपना दीवाना बनाने की कोशिश की। हाओचेन ने विरोध करते हुए कहा कि वह कभी विदेश नहीं जाएगा और अंत तक लड़ाई करेगा। शुयान ने समझाया कि वह उसका भाभी होने के नाते कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी और उसे उतना ही प्यार करती है जितना उसके माता-पिता।
हाओचेन ने कड़वाहट जताई कि शुयान के आने से पहले उसका भाई हर दिन उसके साथ समय बिताता था। शुयान ने उसे वादा दिया कि अगर वह अच्छा व्यवहार करेगा और आगे किसी झगड़े में नहीं पड़ेगा, तो वह शेन हाओमिंग को उसके साथ अधिक समय बिताने का रास्ता ढूंढेंगी, ताकि उसे विदेश न भेजा जाए। इसी बीच शुयान का करियर आगे बढ़ रहा था। उसके डायरेक्टर ने बताया कि जिंदा ग्रुप ने उसे उनके नए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को एक्सक्लूसिव कवर करने का मौका दिया है, जो बहुत बड़ा और दुर्लभ अवसर है। थोड़ी देर बाद उसके सहयोगी ने बताया कि जरूर मी झो उसके लिए नीचे इंतजार कर रहे हैं। वह झो जेयुआन निकले, शुयान के एक्स बॉयफ्रेंड। 5-6 साल बाद उनकी मुलाकात हुई। झो ने शुयान को उसकी न्यूज एंकर बनने की सफलता पर बधाई दी। उन्होंने कैफे में पहली मुलाकात को याद किया। फ्लैशबैक में युवा झो जेयुआन एक मेडिकल प्रोजेक्ट निवेशक को समझा रहे थे, जिसे वह बहुत थियोरिटिकल लगा और उसने रिजेक्ट कर दिया। उस समय युवा शुयान एक मीडिया कंपनी के इंटरव्यू में थी, जहां इंटरव्यूअर ने कहा कि पारिवारिक बैकग्राउंड अहम है। शुयान ने हिचकिचाते हुए अपने माता पिता का बार्बर शॉप वाला व्यवसाय बताया। झो ने हस्तक्षेप किया और उसे ईमानदार रहने की सलाह दी। बाद में झो ने उसे सूरजमुखी का फूल दिया और प्रेरित किया कि मेहनत जारी रखे। वर्तमान में झो ने अपनी कंपनी की शानदार ग्रोथ बताई और नस्दाक में लिस्टिंग की योजना साझा की। उसने सीधे शुयान से कहा कि वह उसे शेन हाओमिंग से मिलवाए ताकि उनके निवेश के लिए साझेदारी हो सके। शुयान ने पहले उनकी रिपोर्ट्स देख लेने का वादा किया। इसी दौरान शेन हाओमिंग ने शुयान की कजिन कियाओ लिन के बारे में पूछा और उसे डिनर पर बुलाया। शुयान ने कियाओ लिन को ध्यान से बोलने को कहा। डिनर में शेन हाओमिंग ने बेहतरीन डिशेस ऑर्डर किए। कियाओ लिन ने पालक के लिए पूछा, जिसे वे केवल मौसमी रूप में सर्व कर रहे थे। शेन हाओमिंग तुरंत इसे मंगवा दिया, जिससे कियाओ लिन खुश हुई। शेन हाओमिंग ने कियाओ लिन का स्वागत किया और मदद की पेशकश की। कियाओ लिन ने कहा कि शुयान पहले ही उसकी अच्छी देखभाल कर रही हैं। कियाओ लिन ने शुयान की तारीफ करते हुए बताया कि शुयान हमेशा शेन हाओमिंग की अच्छाई की बात करती है। उसने शुयान की पढ़ाई और लोकप्रियता का भी जिक्र किया। शेन हाओमिंग ने पूछा क्या वे साथ पढ़ाई करते थे, तो कियाओ लिन ने स्वीकार किया कि वह हाई स्कूल दोबारा कर रही थी और शुयान के स्कूल में ट्रांसफर हुई थी। शुयान ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कियाओ लिन लगातार बातें करती रही। पालक आने पर शेन हाओमिंग ने खाने को बढ़ावा दिया और कहा कि वे नियमित मिले, ताकि शुयान की बातें और सुन सकें। कियाओ लिन ने कहा कि शुयान किसी पर जल्दी विश्वास नहीं करती, लेकिन जब करती है, तो पूरी जिंदगी के लिए करती है। शेन हाओमिंग ने वादा किया कि वह उसका ख्याल रखेगा। राइडिंग क्लास में हाओचेन ने नया घोड़ा रुई लिया। शुयान ने उसे कूलिंग स्प्रे दिया और घोड़े के लिए सलाह दी, लेकिन हाओचेन रूखा रहा और चला गया। शुयान ने उसे फोन से रिकॉर्ड किया। हाओचेन ने गुस्से में रिंस खींचे और गिरकर चोट दिखाई। अस्पताल में यू लान और शेन हाओमिंग के पिता मौजूद थे। यू लान हर्बल शोरबा दे रही थी और पिता ने राइडिंग क्लब को दोषी ठहराया। जब माता पिता चले गए, शुयान ने उसे सूप और फल देने की कोशिश की, लेकिन हाओचेन फेंक देता देखकर नर्स ने भी छोड़ दिया। हाओचेन ने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन शुयान खड़ी रही और चेतावनी दी कि परिवार ने पूरी जिम्मेदारी उसे सौंप दी है। हाओचेन ने पानी की शिकायत की। शुयान ने अस्पताल की याद दिलाई। उसने खाना तुरंत न देने पर उसे डराने की धमकी दी। अंत में हाओचेन ने पेट दर्द का बहाना बनाया और शुयान ने मदद की, जबकि वह शरारती अंदाज में पूछता रहा कि क्या वह उसे देख रही है। बचपन से ही परिवार की अनदेखी झेल रहा था और हमेशा चाहता था कि कोई उसकी परवाह करे। उसे लगा कि भले ही शुयान की बातें कभी-कभी सख्त होती हैं, लेकिन उसके भीतर सच्ची चिंता है। उसी दौरान कियाओ लिन यू यीमिंग से मिलने आई और बार बार अपनी बाह दिखाकर बताती रही कि अब वह पहले से बेहतर है। लंच का समय था, तो यू यीमिंग ने उसे खाने के लिए बुला लिया।
खाते खाते कियाओ लिन ने पास बैठी एक लड़की से दोस्ती कर ली और उसका वीचैट जोड़ लिया, यह कहते हुए कि अगर वह लड़की उसकी दुकान पर आएगी तो वह उसे मेकअप सिखाएगी। लड़की बहुत खुश हुई। दूसरी ओर शेन हाओचेन देख रहा था कि शू यान बिना थके कमरे की सफाई कर रही है और उसकी देखभाल कर रही है, वह भी बड़े व्यवस्थित ढंग से। काम पूरा होने के बाद कमरे में दोनों के बीच हल्की झिझक सी महसूस हुई। माहौल हल्का करने के लिए शू यान ने खुद आगे बढ़कर उसे वह वीडियो दिखाया जो उसने उसकी राइडिंग के वक्त बनाया था। उसने समझाया कि इस वीडियो से उसकी कमजोरियां साफ दिखेंगी और कोच आसानी से सुधार कर पाएगा। बाद में शू यान ने शेन हाओमिंग को सच बताया कि हाओचेन ने जानबूझकर घोड़े से गिरने का नाटक किया ताकि परिवार का ध्यान पा सके। उसने अपने बचपन की कहानियां सुनाकर पति से कहा कि चाहे बच्चा हो, पर उसे भी देखभाल और प्यार की जरूरत होती है। शेन हाओमिंग इस बात से बहुत प्रभावित हुआ। यह सब बातें हाओचेन ने भी सुन ली, क्योंकि वह सोने का नाटक कर रहा था। इसी बीच कियाओ लिन की मेकअप स्किल्स ने कंपनी का ध्यान खींचा और उसे सेल्स डिपार्टमेंट की लिस्ट में शामिल करने की बात हुई। पहले तो वह कॉन्फिडेंट थी, लेकिन जब लीडर ने उसकी कम पढ़ाई पर सवाल उठाए तो उसे अपनी कमी का एहसास हुआ। उसने सोचा कि अब कम समय में पढ़ाई सुधारनी होगी। पढ़ाई हमेशा से उसके लिए मुश्किल रही थी, इसलिए उसने यू यीमिंग से मदद मांगी। दूसरी तरफ शेन हाओचेन ने पहल करके अपनी भाभी से माफी मांगी और उनसे मदद मांगी कि वह उसे विदेश न भेजें। शू यान ने तुरंत हामी भर दी। जब यू लान ने बेटे की बनाई हुई ड्राइंग्स देखीं और बहू से सुना कि उसे सबसे छोटे बेटे के साथ रहना है, तो वह चुप हो गई। उसी वक्त शेन हाओमिंग भी वहां आ गया। हाओचेन को लगा कि उसकी भाभी वाकई कमाल की है, जिसने पूरे परिवार को एक साथ उसे देखने अस्पताल ला दिया। यह दिन उसके लिए बेहद खुशी का था। बाद में शेन हाओमिंग ने शू यान को एक बेहद खूबसूरत लाल रंग की कार गिफ्ट की। शू यान को लगा कि हर बार जब वह कुछ अच्छा करती है तो उसका पति उसे कोई तोहफा देता है जो किसी सपने जैसा लगता है। फिर भी उसने अपने पति से साफ कहा कि वही उसका असली जीवन है, वही उसका सपना। लेकिन इसी बीच झो ज़ेयुआन फिर सामने आ गया। उसने शू यान को खाने पर बुलाया और उसके पुराने राजों का हवाला देकर धमकी दी कि अगर वह उसकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगी तो वह सबको सच्चाई बता देगा। तभी शू यान की सास ने कॉल कर कल का सामान तैयार करने को कहा। नौकरानी ने मना किया कि वह नहीं आ पाएगी, तो शू यान ने खुद जिम्मेदारी ले ली। नौकरानी ने कहा कि अब शू यान घर की असली मालकिन जैसी हो गई है। यह सुनकर शू यान के दिल को बहुत सुकून मिला। उधर कियाओ लिन उदासी में शराब पी रही थी। तभी वहां यू यीमिंग भी आ गया। दोनों ने साथ में पीना शुरू किया। यू यीमिंग शराब संभाल नहीं पाया और नशे में कियाओ लिन के घर पहुंच गया, यहाँ तक कि उसने उल्टी भी कर दी। अगले दिन उसने कहा कि वह असल में नशे में नहीं था, बस शराब का असर तेज था। यह सुनकर कियाओ लिन हंस दी और उसे लगा कि यू यीमिंग के साथ वह कुछ हद तक खुश है। उसने यह भी सुना कि यू यीमिंग ने शू यान की एक बात उससे साझा की थी और यह इच्छा जताई कि दोनों बहनों को अब उसके जरिए बात नहीं करनी पड़े। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। झो ज़ेयुआन बेशर्मी से शू यान के घर तक आ पहुंचा। शू यान को गुस्सा आया कि यह आदमी उसकी सास के सामने अच्छे बनने की कोशिश कर रहा है। वह अब भी महत्वाकांक्षी था और चाहता था कि शू यान अपने पति को धोखा देकर उसकी घटिया कंपनी में इन्वेस्ट कराए। शू यान ने सीधे सीधे उसकी कंपनी की पोल खोल दी। वहां न कोई ढंग के सिस्टम थे, न ही कोई वैध रेगुलेशन। उसने साफ कहा कि सरकारी जांच में यह सब तुरंत पकड़ा जाएगा। झो ज़ेयुआन ने फिर भी उसकी पुरानी पहचान का डर दिखाया, लेकिन शू यान ने सोचा कि अगर यह आदमी घर पर आता रहा तो हालात और बिगड़ेंगे। उसी समय शेन हाओमिंग ने देखा कि शू यान गोल्ड फिश पाल रही है और वह खुश हुआ। लेकिन यह देखकर चौंक गया कि झो ज़ेयुआन खुद उसके घर आया है। शू यान ने देखा कि उसका पति और यह आदमी साथ साथ बाहर जा रहे हैं। उसके मन में अब और भी गहरी इच्छा उठी
इस इंसान से हमेशा के लिए छुटकारा पाने की। शेन हाओमिंग और झो ज़ेयुआन ने साथ में जाम उठाया। शेन हाओमिंग ने बताया कि उनकी मां ने भी झो ज़ेयुआन का जिक्र किया था कि वह नई मेडिकल टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है और मिस मां ने उसमें निवेश भी किया है। झो ज़ेयुआन ने बड़े ही बनावटी अंदाज में कहा कि इतने बिजी इंसान को भी अगर उसके जैसे छोटे बिजनेसमैन की याद है तो ये उसकी किस्मत है। उसने क्रेडिट शिव यान को दिया और टोस्ट उठाकर उसे धन्यवाद दिया। शिव यान ने मना कर दिया, यह कहकर कि उसे गाड़ी चलानी है। शेन हाओमिंग ने पूछा कि वह और झो ज़ेयुआन कब से एक दूसरे को जानते हैं। इससे पहले कि शिव यान कुछ कहती, झो ने बीच में ही बोलते हुए दावा किया कि वे दोनों जिंगझो में बिजनेस शुरू करते समय से ही पुराने जान पहचान वाले हैं। उसने यह भी कहा कि भले ही हाल में ज्यादा मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वह हमेशा उसके संपर्क में रहा है और तो और वह शु यान के माता पिता से भी बहुत करीब है और अक्सर विदेश से कॉल पर बात करता है। शेन हाओमिंग ने मुस्कुराकर कहा कि अगर इतनी नजदीकी है तो सबको अक्सर मिलना चाहिए। शु यान ने तुरंत बात संभालते हुए कहा कि काम की वजह से उसने दोस्तों को नजरअंदाज कर दिया। तभी झो ज़ेयुआन ने सीधे शेन हाओमिंग से अपनी कंपनी की मदद मांगी। शु यान ने तुरंत पति को सावधान किया कि उनकी कंपनी का मेडिकल फील्ड से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसमें निवेश न करें। लेकिन झो ने चालाकी से कहा कि उसके पिता मिस्टर शु खुद इस मुलाकात के पक्ष में थे और मानते हैं कि नई टेक्नोलॉजी अपनाना जरूरी है। शेन हाओमिंग ने माना कि उनका ससुराल से संपर्क बहुत कम है, लेकिन अगर प्रोजेक्ट अच्छा हो तो वह खुले दिल से सोचेंगे। शु यान बेचैन हो गई और बहाना बनाकर वॉशरूम चली गई। वहां झो ज़ेयुआन ने उसे घेर लिया और कहा कि वह उनके बीच की डील तोड़ रही है और उसके रास्ते में आ रही है, जबकि वह अब तक उसके लिए सब छुपाता रहा। उसने धमकी दी कि अगर वह उसके साथ नहीं चली तो वह शेन हाओमिंग को सच्चाई बता देगा और हो सकता है कि वह उसके पिता को कॉल भी करे। शु यान ने डटकर जवाब दिया कि वह अपने पति को उसकी ठगी में कभी फंसने नहीं देगी, चाहे खुद बर्बाद क्यों न हो जाए। झो ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि असल में वह अपने बनाए हुए लक्जरी लाइफ को खोने से डरती है, लेकिन शु यान ने साफ कहा कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। इसके बाद झो ने उसे ब्लैकमेल करने का नया तरीका दिया। अगर वह उसका मुंह बंद रखना चाहती है तो उसे सीधे पैसे दे, वरना वह उसकी सच्चाई ऑनलाइन खोल देगा। उसने धमकी दी, कर्ज में डूबा हुआ आदमी शैतान होता है और मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। उस रात झो ने फोन भी किया, लेकिन शु यान ने तुरंत कॉल काट दिया और कहा कि वह उसकी मदद नहीं करेगी, अपने मसले खुद सुलझाए। शेन हाओमिंग ने उसकी परेशानी नोटिस की और पूछा कि क्या ये काम का कॉल था। उसने झूठ बोल दिया कि शो के गेस्ट कैंसिल होने की बात थी। पति ने उसे थकान देखते हुए सलाह दी कि वह अपने 2 शोज में से एक छोड़ दे, लेकिन शु यान दोनों शो, न्यूज एंकरिंग और फैमिली फीस्ट को लेकर जुनूनी थी और छोड़ना नहीं चाहती थी। शेन हाओमिंग ने उसे सपोर्ट किया और कहा कि उसकी फिलॉसफी हमेशा यही है, वह उसकी हर पसंद के साथ है। गलती हो भी जाए तो फिर से शुरू किया जा सकता है। लेकिन झो चुप नहीं बैठा। उसने धमकी भरे मैसेज भेजे। एक दिन पार्किंग एरिया में उसने शु यान को घेरकर पैसे की मांग की। उसने बताया कि उसकी कंपनी के पास पैसे नहीं बचे, सैलरी नहीं दे पा रहा और इन्वेस्टर्स ने जांच शुरू कर दी है। उसने धमकी दी कि अगर वह गिरा तो शु यान को भी घसीट ले जाएगा। तभी कियाओ लिन वहां आ गई और सख्ती से पुलिस बुलाने की धमकी दी, जिससे झो डरकर भाग गया। इसके बाद कियाओ लिन ने बहन को ढांढस दिया और माना कि उसने पहले गलतफहमी पाल रखी थी, खासकर लिन ताओ के मामले में। उसने बताया कि यू यीमिंग ने कहा था कि शु यान ने चोरी छुपे उसकी पढ़ाई की फीस भरी थी। यह सुनकर उसका दिल भर आया और दोनों बहनों ने गले मिलकर सुलह कर ली। कियाओ लिन ने वादा किया कि अब वह हमेशा बहन की रक्षा करेगी। उसने उसे ट्रीट देने के लिए महंगा केक भी खरीदा। लेकिन उसी वक्त पिता कियाओ जियानबिन ने उसे होटल बुलाया, जहां माँ पिता और झो ज़ेयुआन मौजूद थे।
झो ने खुद को चिंता करने वाला दोस्त दिखाया और कहा कि शू यान को माता पिता के सामने सच बोल देना चाहिए। उसके जाते ही पिता ने गुस्से में उसे डांटा, कहा कि उसने उनकी झूठी पहचान बनाई, शादी में नकली माता पिता बुलाए और पैसे वालों से शादी करने के लिए सारे उसूल छोड़ दिए। शू यान ने डटकर जवाब दिया कि उसने शादी पैसे के लिए नहीं, बल्कि प्यार के लिए की है। बचपन से उसने सीखा है कि उसे खुद पर ही भरोसा करना है। माता पिता ने उसकी दलीलें खारिज कर दी और कहा कि जब उन्होंने उसे वापस घर लाकर पाला था, तो अब वह अपनी गलतियां उन पर नहीं थोप सकती। शू यान ने पलटकर कहा कि उसकी असली गलती यही थी कि उसने उनके सच को पहले ही सबके सामने नहीं लाया। उसने उन पर आरोप लगाया कि वे चिंता करने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन असल में उसे ब्लैकमेल कर पैसा निकालना चाहते हैं। यह सुनकर पिता भड़क उठे और कहा कि अब वह उनकी बेटी नहीं रही। शू यान ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, मेरा नाम शू यान है। उसी दौरान शेन हाओमिंग के सेक्रेटरी ने खबर दी कि शू यान ने वह लग्जरी कार बेच दी है जो उसने उसे गिफ्ट की थी। शेन हाओमिंग ने बस इतना कहा, ठीक है। शू यान ने कार बेचकर पैसे झो को ट्रांसफर कर दिए, लेकिन चेतावनी दी कि यह आखिरी बार है। आगे अगर उसने दबाव बनाया तो वह सीधे पुलिस बुलाएगी। झो ने हंसते हुए कहा कि ये पैसे उसकी कंपनी के घाटे के सामने कुछ भी नहीं है। उसने फिर धमकी दी कि अगर उसकी कंपनी डूबेगी तो दोनों साथ डूबेंगे। शेन हाओमिंग ने फिर झो को गोल्फ के लिए बुलाया। वहां झो ने अपने मेडिकल प्रोजेक्ट का सपना दिखाया, कहा कि यह टॉप मेडिकल एक्सपर्ट्स को रिप्लिकेट कर सकता है और 50 मिलियन के निवेश पर 20% सालाना रिटर्न देगा। शेन हाओमिंग ने मुस्कुराकर कहा कि वह टीम से बात करके बताएंगे और उनका सेक्रेटरी आगे की डील देखेगा। झो के जाते ही शू यान ने फिर पति को सावधान किया कि यह मेडिकल सेक्टर उनका क्षेत्र नहीं है और झो भरोसेमंद नहीं। उसने यह भी साफ किया कि झो से उसका रिश्ता उतना गहरा नहीं जितना वह दिखाता है। शेन हाओमिंग ने उसे दिलासा दिया कि इतनी बड़ी रकम उनकी ग्रुप से नहीं जाएगी, बल्कि दूसरों के निवेश से आएगी और यह रिस्क वह कंट्रोल कर लेंगे। उसने कहा कि वह बस खुश रहे, चिंता न करे। असल में शेन हाओमिंग धीरे धीरे झो को फंसने का इंतजार कर रहा था। कुछ महीनों बाद जब झो की कंपनी डूबने लगी, तो शेन हाओमिंग के सेक्रेटरी ने उसे एक आकर्षक ऑफर दिया, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जिसमें 6% ज्यादा रिटर्न, पैसे एजेंट के जरिए किस्तों में और जिंदा ग्रुप का नाम बाहर। झो ने तुरंत हामी भर दी। 4 महीने बाद शू यान अपने करियर में चमक रही थी। तभी खबर आई कि झो जयुआन मकाओ में फ्रॉड और फंड्स की हेराफेरी के आरोप में पकड़ा गया है। शू यान को राहत मिली, लेकिन उसने पति से पूछा कि क्या उनके निवेश पर असर पड़ेगा। शेन हाओमिंग ने शांत स्वर में बताया कि उसने बहुत पहले झो की जुआ खेलने की लत पकड़ ली थी और उसके साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, इसलिए उनके पैसे पूरी तरह सुरक्षित हैं। उसने हल्के से यह भी छेड़ा कि उसने कार क्यों बेची। शू यान ने बताया कि उसने यह इसलिए किया ताकि मिस मा जैसे लोगों को नुकसान न उठाना पड़े। लेकिन शेन हाओमिंग ने समझाया कि मिस मा जैसी इन्वेस्टर्स सब जानती है और अक्सर ऐसे नौजवानों से घिरी रहना उन्हें अच्छा लगता है। उसने कहा कि अगली बार अगर पैसे की जरूरत हो तो सीधे उससे मांग ले, न कि अपनी चीजें बेचकर। शू यान को यह सब रहस्यमय लगा कि जैसे कोई परोक्ष रूप से उसकी मदद कर रहा था। बाद में कियाओ लिन ने उसे सलाह दी कि एक दिन उसे शेन हाओमिंग को अपनी सच्चाई बता देनी चाहिए, क्योंकि असली प्यार माफ कर देता है। शू यान ने माना कि वह चाहती है, पर सही समय नहीं मिला। कियाओ लिन ने एक दिन यू यीमिंग को साथ डिनर पर बुलाया। उसे लगा कि यू यीमिंग शू यान के साथ जरूरत से ज्यादा खुलकर बातें कर रहा है। उसी दौरान शू यान ने पति से हाइपोथेटिकल सवाल किया, अगर किसी दोस्त ने शादी से पहले अपना अतीत छुपाया हो और अब शादी के बाद सब बताना चाहती हो, तो क्या करना चाहिए? शेन हाओमिंग ने बिना सोचे कहा, मत बताओ। अगर रिश्ता मजबूत है तो राज राज ही रहना चाहिए। सच कभी कभी शादी में कांटा बन जाता है। फिर उसने अपनी अगली रणनीति पर ध्यान मोड़ा और बताया कि युआनहांग फंड के जियांग भाई बहन अगले हफ्ते लौट रहे हैं।
उसने शू यान से मदद मांगी कि वह खासकर जियांग यून को इम्प्रेस करने में साथ दे, जो सिर्फ 35 की उम्र में बेहद ठंडी दिमाग और निर्णायक इन्वेस्टर मानी जाती है। उसी समय मिस्टर हुआंग का फोन आया और उन्होंने बताया कि शेन हाओमिंग के पिता नए डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट का सपोर्ट नहीं कर रहे, इसलिए फंड कंपनी की बैकिंग चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि जियांग यून को ब्लैक रोज कहा जाता है, बहुत मुश्किल, बेहद सख्त और ठंडी मिजाज। उसका भाई जियांग लियांग देखने में तो प्लेबॉय लगता है, लेकिन असल में एक नंबर्स जीनियस है जिसे सब फाइनेंस की बारीकियां याद रहती हैं। मिस्टर हुआंग ने कहा कि वह बस परिचय कराएंगे, आगे सब। शेन हाओमिंग फांग लेई जियांग यून से मिलने आई, लेकिन जियांग यून ने उस पर खास ध्यान नहीं दिया, इसलिए वह जियांग लियांग के पास गई। जियांग लियांग बिजनेस जगत का मशहूर प्लेबॉय था, हमेशा शानो-शौकत और ऐशो-आराम में डूबा हुआ। लेकिन फांग लेई के सामने उसने बहुत जेंटलमैन जैसा बर्ताव किया। थोड़ी सी शराब पीकर जब वह हल्का नशे में था, तो फांग लेई ने खुद आगे बढ़कर शहद और टोमेटो सॉस का एक अनोखा हैंगओवर नुस्खा निकाला। इसे देखकर शेन हाओमिंग को याद आया कि जब वह फांग लेई को डेट करता था, तब उसने भी उसके लिए यही नुस्खा बनाया था। फांग लेई और जियांग लियांग बहुत करीब लग रहे थे। जियांग लियांग ने कहा कि वह अपनी कुछ खास दोस्तों को इतनी खूबसूरत लड़की से मिलवाना चाहता है और सुझाव दिया कि पहले फांग लेई कुछ खा ले। फांग लेई ने जानबूझकर खुद को कमजोर और बेबस दिखाया, यह जताते हुए कि वह इस तरीके से शेन हाओमिंग की मदद करना चाहती है। इसी बीच शू यान भी वहां आ गई। जियांग यून ने शू यान को देखा और महसूस किया कि यह लड़की उससे थोड़ी मिलती जुलती है। उसकी सहजता और आत्मविश्वास देखकर उसने उसे कपड़े बदलने की जगह दी। शू यान ने कहा कि भले ही उसने एक अच्छे परिवार में शादी की है, लेकिन वह सिर्फ एक अच्छी पत्नी नहीं बनना चाहती, बल्कि अपने पति की मददगार भी बनना चाहती है। जियांग यून ने कहा कि उसे इस लड़की में अपना अक्स दिखता है और माना कि शू यान ने अपनी पहचान बना ली है। शू यान ने जियांग यून की पुरानी तस्वीरें निकालकर उन्हें गिफ्ट की। जियांग यून बहुत खुश हुई और उसे नेटवर्किंग के लिए कई कॉन्टैक्ट्स दिए और उसका इंटरव्यू भी स्वीकार किया। इस तरह शू यान मानो सितारों के बीच चमक रही थी। उधर फांग लेई ने फिर से शेन हाओमिंग को पाने की कोशिश की। उसने झूठ-मूठ इतना शराब पीने का नाटक किया कि उसे उल्टियां होने लगी और वह वॉशरूम चली गई ताकि शेन हाओमिंग का दिल पिघल जाए। उसने जानबूझकर उनके पुराने प्यार की निशानी भी वहीं छोड़ दी। असल में वह बिल्कुल नशे में नहीं थी, बल्कि सब दिखावा था। कार में बैठते ही उसने पास बैठे शख्स से कहा कि शेन हाओमिंग ही उसका सच्चा प्यार था, अतीत में भी और भविष्य में भी। उसने यहाँ तक कहा कि भले ही अपनी बहन के साथ रहते हुए उसने रिश्ते निभाए, लेकिन दिल से वह हमेशा शेन हाओमिंग को चाहती रही। शू यान को समझ नहीं आ रहा था कि शेन हाओमिंग उस पर इतना भरोसा क्यों करता है। लेकिन जब उसने अपने पति को यह कहते सुना कि वह ही उसकी सबसे अच्छी साथी है, तो वह खुशी से भर गई। इस बीच जियांग यून और जियांग लियांग दोनों ने शेन हाओमिंग से खुद मिलकर सहयोग करने की इच्छा जताई और कहा कि वे ही पहले कदम उठाना चाहते हैं। लेकिन शेन हाओमिंग ने बहुत चालाकी से खेल पलट दिया। जियांग यून को यह और भी दिलचस्प लगने लगा। दूसरी ओर यू यीमिंग मरीज देख रहा था जब एक अजीब मामला सामने आया। एक आदमी अस्पताल आकर कह रहा था कि डॉक्टर ने उसकी पत्नी को बहकाया है। असल में यह लिन ताओ था, जो वहां हंगामा कर रहा था। संयोग से कियाओ लिन ने उसे अस्पताल में देख लिया और बाहर बुला लिया। लिन ताओ ने कहा कि वह अपनी मंगेतर को लेने आया है। उसे लगता था कि उसकी मंगेतर ने दिल से धोखा किया है, लेकिन फिर भी उसके मन में कोई शिकायत नहीं है और वह चाहता है कि पत्नी वापस लौट आए। बाद में यू यीमिंग भी वहां आया, लेकिन लिन ताओ ने साफ कहा कि वह अपनी मंगेतर से मार खाना मंजूर करेगा पर इस आदमी की मदद नहीं लेगा। उधर फांग लेई ने शेन हाओचिन को खोज निकाला और शेन हाओमिंग को फोन कर कहा कि यह बच्चा बिल्कुल उसकी तरह दिखता है। शेन हाओमिंग ने शू यान का जन्मदिन अच्छे से मनाने के लिए सब कुछ तैयार कर रखा था, लेकिन यह कॉल आते ही वह फौरन फांग लेई से मिलने निकल गया।
फांग लेई ने उसे धमकाया और कहा कि उसे उसके साथ रहना ही होगा। शेन हाओमिंग ने उससे कहा कि उसे छोड़ दे। तभी फांग लेई ने दवा की शीशी निकाल ली और कहा कि वह अपनी बहन के पास जा रही है। इस दौरान शु यान बार बार अपने पति को फोन करती रही, लेकिन उसने एक भी कॉल रिसीव नहीं किया। वह देर तक इंतजार करती रही। जब शेन हाओमिंग आखिरकार घर लौटा तो शु यान ने बहुत समझदारी से उसका ध्यान रखा, उसके कपड़े संभाले और सोचा कि शायद वह वाकई काम में फंस गया था, इसलिए देर हुई। उसने कभी भी गलतफहमी नहीं पाली। बचपन से शु यान ने कभी ढंग से जन्मदिन नहीं मनाया था, इसलिए यह जन्मदिन उसके लिए बहुत खास और खुशी भरा था। शेन हाओमिंग का दिल भीतर से बेहद उलझा हुआ था, लेकिन बाहर से उसने सब सामान्य दिखाया। उसने शु यान से माफी मांगी कि उसे देर तक इंतजार करना पड़ा और कहा कि वह फ्रेश होकर अब सिर्फ उसी के साथ समय बिताना चाहता है। लेकिन जैसे ही वह बाथरूम में गया, उसका चेहरा टूट गया। असल में वह फांग लेई से पीछा छुड़ाना चाहता था। उसे अचानक अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड की याद आ गई, जो डाइविंग एक्सीडेंट में मर गई थी। इतना गर्वीला और मजबूत आदमी भी इस याद में रो पड़ा। पूरे माहौल में गहरी उदासी फैल गई। जिन्ना ग्रुप और शिफेंग ग्रुप के बीच हो रहे बड़े साइनिंग सेरेमनी में अचानक माहौल बिगड़ गया, जब पुलिस ने शिफेंग ग्रुप के चेयरमैन झेंग युआनझो को रिश्वत और गैरकानूनी फायदे लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इस घटना से जिंदा ग्रुप के शेयर बुरी तरह गिर गए और कंपनी मुश्किल में फंस गई। शेन हाओमिंग ने अपने पिता शेन जिनसोंग को पूरी स्थिति बताई। उन्होंने कहा कि झेंग युआनझो के घोटाले ने उसकी साख खत्म कर दी है और शिफेंग ग्रुप बर्बाद हो गया है, जिससे कई बड़े पार्टनर पीछे हट गए हैं। शेन हाओमिंग ने सुझाव दिया कि वे शॉक रियल एस्टेट के साथ मिलकर इन प्रोजेक्ट्स को संभाल सकते हैं और बताया कि उसने पहले ही युआनहांग फंड की मदद से जमीन जीत ली है। शेन जिनसोंग को यकीन नहीं हुआ कि इतना जटिल इंतजाम इतनी जल्दी हो सकता है। तब शेन हाओमिंग ने साफ किया कि उसने पहले ही सब प्लान कर रखा था और झेंग युआनझो की बर्बादी उसके ही इशारों पर हुई थी। उसने शिफेंग के एक नाखुश करीबी को पहचान, ईमानदारी, फायदे और अपनी महत्वाकांक्षा दिखाकर अपने पक्ष में कर लिया था। इसके बाद शेन हाओमिंग ने पिता से शर्त रखी कि उसे पूरी ताकत चाहिए, अपनी टीम लाने का अधिकार और एक स्वतंत्र विभाग, जहां स्टाफ और पैसे पर पूरा कंट्रोल उसका हो। शेन जिनसोंग मान गए। जल्द ही खबर आई कि जिंदा ग्रुप और शॉक रियल एस्टेट ने साथ मिलकर प्लॉट 178 पर काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और इसकी अगुवाई जिंदा के वाइस प्रेसिडेंट शेन हाओमिंग करेंगे। नए पद पर आते ही शेन हाओमिंग ने तुरंत कंपनी में बदलाव शुरू कर दिए, जिसमें कई पुराने कर्मचारियों को हटाना शामिल था। एक वरिष्ठ कर्मचारी मिस्टर वू ने उसका सामना किया और कहा कि वह अपने पिता का पुराना वफादार है और उसे बेवजह बर्बाद किया जा रहा है। लेकिन शेन हाओमिंग ने उसके गैरकानूनी फायदे गिनाकर कहा कि अगर वह अपनी गलती मान ले और नुकसान भर दे तो कोर्ट में उसकी तरफदारी करेगा। मिस्टर वू ने अपनी तलाक और बर्बाद करियर की बात करके एक और मौका मांगा, लेकिन शेन हाओमिंग ने उसे जल्दी रिटायरमेंट कहकर मना कर दिया। गुस्से में मिस्टर वू ने चाकू से हमला कर दिया, लेकिन तभी सु यान, जो शेन हाओमिंग के साथ देर रात खाना खाने आई थी, बीच में आकर वार झेल गई। शेन हाओमिंग ने इस हमले को बस एक नतीजा बताया और बाद में सु यान को बिना लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड इनाम के तौर पर दिया। पर सु यान को यह सब अजीब और ठंडा सा लगा। इसके बाद वह तुरंत काम संभालने चला गया और सु यान के मन में उनके रिश्ते को लेकर एक अनजाना डर बैठ गया। उसी रात शेन हाओमिंग ने हाओचेन को स्कूल से लिया और उसके साथ गेम खेले, वादा किया कि वह रोज उसके साथ रहेगा। अगले दिन जब हाओचेन ने पूछा कि क्या वह फिर से जा रहा है, तो उसने कहा कि अब वह यहीं रहेगा। इस बीच सन सिवेई, जिसे खाने पीने की जगहों की रिपोर्टिंग का छोटा काम मिला था, फोन पर अपनी मां से शिकायत करती रही, लेकिन मां ने साफ कह दिया कि वे अब उसकी बेरोजगारी नहीं झेल सकते। ऑफिस में सु यान, जो अब होस्ट थी, ने सुना कि सहकर्मी अपने रिश्तों की शिकायत कर रहे थे और उसकी किस्मत की तारीफ कर रहे थे कि उसका पति कितना अच्छा है और उसे गिफ्ट से लाड करता है।
बाद में उसने एक सहकर्मी की स्क्रिप्ट सुधारी और सन सिवेई को डांटा कि वह रिकॉर्डिंग में दिल से काम नहीं कर रही है और हील्स की बजाय स्नीकर्स पहने। सन सिवेई ने पलटकर कहा कि सू यान का नया अमीरी वाला दिमाग है और उसके पति के गिफ्ट सिर्फ धुआं फैलाने वाली चालें हो सकती हैं। फांग लेई ने शेन हाओमिंग से मुलाकात की और न्यू डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट का एग्रीमेंट दिखाया जो उसके पिता ने तैयार किया था। उसने उसकी तारीफ की और कहा कि वह उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार है। फिर बीमार और चक्कर आने का बहाना बनाकर उसका ध्यान खींचा। शेन हाओमिंग ने उसे चॉकलेट दी और घर छोड़ा। रास्ते में उसने फिल्म देखने का आइडिया दिया जिसे उसने मान लिया। गोल्फ कोर्स पर फांग लेई ने शेन हाओमिंग और सू यान के सामने लंदन की पुरानी बातें छेड़ी जब वह उससे गोल्फ सीखती थी। सू यान ने कियाओ लिन से कहा कि उसका रिश्ता ऐसा है जैसे कांच की दीवार, एक दूसरे को देख सकते हैं पर छू नहीं सकते। बाद में फांग लेई ने नशे का नाटक करके शेन हाओमिंग को बहकाने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त प्रोजेक्ट की साइनिंग की कन्फर्मेशन कॉल आई। शेन हाओमिंग ने उसे सीधा कह दिया कि वह सब दिखावा कर रही है, असली मकसद बस अपने पिता का सपोर्ट दिलाना था। उसने अपने वकील हान वेपिंग को बुलाया जिसने फांग ले की चालों के सबूत दिखाए और उसे कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। उसी रात सू यान ने शेन हाओमिंग से पूछा कि उसने उसके कॉल्स क्यों नहीं उठाए। उसने टालते हुए कहा कि जरूरी काम था। जब सू यान ने कुछ दिल की बात कहनी चाहिए तो उसने ठंडे स्वर में कहा, सिर्फ वही बातें कहना जो मुझे खुश करें। अगर दुख देंगे तो कुछ मत कहना। सू यान चुप रह गई। कुछ दिन बाद फांग लेई ने सू यान से हाओचेन के स्कूल में मुलाकात की और बड़ा राज खोला। हाओचेन शेन हाओमिंग का बेटा है, भाई नहीं। उसने बताया कि जब शेन हाओमिंग लंदन में पढ़ रहा था तब उसकी बहन से उसका रिश्ता था और तभी हाओचेन पैदा हुआ। परिवार ने बदनामी से बचने के लिए बच्चे को छोटे भाई के नाम से पाला। बहन की डाइविंग एक्सीडेंट में मौत के बाद यह राज छिपा दिया गया। फांग लेई ने कहा कि शेन हाओमिंग ने सू यान से प्यार के लिए नहीं बल्कि परफेक्ट फैमिली का नकली चेहरा दिखाने के लिए शादी की थी ताकि बिजनेस में फायदा हो। उसने यह भी इशारा किया कि होस्ट बनने में भी शेन हाओमिंग का हाथ था। यह सुनकर सू यान की दुनिया हिल गई। वह हाओचेन को उसी नज़र से नहीं देख पा रही थी। हालांकि घरवाले कहते रहे कि हाओचेन का स्वभाव उसके आने के बाद कितना अच्छा हो गया है और वह उसे सच में बहुत चाहता है, लेकिन सू यान के दिल में अब केवल दर्द और दूरी थी।